नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही आकर्षक और महत्वपूर्ण विषय में गहराई से उतरने वाले हैं। हाँ, और ये विषय है अलंकार। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल परीक्षा के लिए तथ्यों को रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम भाषा की सजावट के उस विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शब्दों और अर्थों के माध्यम से किसी भी कविता को प्रभावशाली बनाया जाता है। हाँ, मतलब कैसे एक साधारण सी बात सीधे मन पर असर कर जाती है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम अलंकार शब्द के मूल अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण या सजावट। सही कहा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जिस प्रकार आभूषण पहनने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य यानी कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बिल्कुल। और यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भाषा को सजाने का ये जो विचार है ना, ये कोई आज की खोज नहीं है। हाँ, ये तो काफी पुराना है। बहुत पुराना है। इसका मूल आधार ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, जिसकी रचना भरत मुनि जी ने की थी। भरत मुनि जी का नाट्यशास्त्र। हाँ, तो यह जानकारी इस पूरे विषय को एक बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक आधार देती है। सदियों पहले ही हमारे विद्वानों ने समझ लिया था कि भाषा को कैसे कलात्मक बनाना है। ये सच में हैरान करने वाला है कि हमारी परंपरा में भाषा के सौंदर्य की समझ इतनी गहरी है। बिल्कुल। तो चलिए इस ऐतिहासिक आधार से आगे बढ़ते हुए अलंकार के पहले मुख्य भेद की ओर चलते हैं, जिसे शब्दालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार। हाँ, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जब काव्य में केवल शब्दों या फिर वर्णों के विशेष प्रयोग से कोई चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहां शब्दालंकार होता है। सही। मतलब यहाँ पूरा ध्यान इस बात पर है कि शब्द सुनाई कैसे दे रहे हैं। हाँ, उनकी ध्वनि कैसी है। तो अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इसके कुछ बहुत ही प्रमुख उदाहरण हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास? हाँ, मतलब जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। बिल्कुल। जब एक ही अक्षर बार बार आता है तो वो अनुप्रास होता है। हाँ, इसका तो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है चारू चंद्र की चंचल किरणें। हाँ, अब इस पंक्ति में देखिए च वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है। चारू में च, चंद्र में च और चंचल में च। सही कहा। ये च वर्ण का जो दोहराव है वो एक तरह की संगीत में लय पैदा करता है। एक रिदम बन जाती है। बिल्कुल, एक रिदम बन जाती है जिससे कान को बहुत सुखद एहसास होता है। ये तो हो गया अनुप्रास। अब बात करते हैं इसके दूसरे उदाहरण की, जो काफी मजेदार है, यमक अलंकार। यमक व्याकरण का एक बहुत ही रोचक खेल है। हाँ, इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक ही वाक्य में सजना दो बार आ गया। देखिए, यमक में होता ही यही है, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो। अच्छा, तो यहाँ अर्थ कैसे बदल रहा है? जो पहला सजना है उसका अर्थ है तैयार होना या श्रृंगार करना। हाँ। और जो दूसरा सजना है उसका अर्थ है प्रियतम या जीवन साथी। शब्द एक ही है, उच्चारण भी एक है, लेकिन वाक्य में उनकी जगह ने अर्थ पूरी तरह बदल दिया। ये तो सच में शब्दों का चमत्कार है। और फिर इसी कड़ी में तीसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। चिपकना मतलब शब्दों के साथ अर्थ चिपके हुए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अंदर कई अर्थ छिपे होते हैं या कह लें चिपके होते हैं। जैसे यमक में तो शब्द दोहराया गया था, लेकिन यहाँ दोहराया नहीं जाता। नहीं, यहाँ शब्द एक ही बार आएगा। जैसे रहीमदास जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। हाँ, यहाँ पानी शब्द के तीन अलग अर्थ हैं। हाँ, मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है उसकी इज्जत, और चून यानी आटे के लिए पानी का अर्थ साधारण जल है। एक शब्द और तीन बिल्कुल अलग भाव, ये शब्दालंकार की असली गहराई है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्या हो अगर कविता की सुंदरता बाहरी शब्दों या ध्वनियों में ना होकर उन शब्दों से निकलने वाले अर्थ में हो? आप अर्थालंकार की बात कर रहे हैं। हाँ, जब काव्य का सौंदर्य शब्दों पर नहीं बल्कि उसके अर्थ पर आधारित हो, तब वो अर्थालंकार कहलाता है। ये साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तो इसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? इसमें सबसे प्रमुख है उपमा अलंकार। ये वो जगह है जहां किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। तुलना करना, जैसे कोई उदाहरण? जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। बिल्कुल, मन जो है वो उपमेय है, यानी जिसकी तुलना हो रही है, और पीपल का पत्ता उपमान है, जिससे तुलना हो रही है। क्योंकि पीपल का पत्ता जरा सी हवा में भी डोलने लगता है। और इंसान का मन भी वैसा ही अस्थिर होता है। बहुत ही सुंदर। और इसके बाद आता है रूपक अलंकार। हाँ, रूपक में ये तुलना एक कदम और आगे बढ़ जाती है। मतलब इसमें तुलना करने का तरीका बदल जाता है। हाँ, इसमें उपमेय और उपमान के बीच का भेद ही पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। फासला मिटा दिया जाता है। बिल्कुल, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं। यहाँ बच्चा ये नहीं कह रहा कि मुझे चांद जैसा खिलौना चाहिए। वो कह रहा है कि मुझे चांद ही खिलौने के रूप में चाहिए। सही कहा, चांद और खिलौने के बीच का अंतर खत्म कर दिया गया। यही रूपक है। भावनाओं की कितनी प्रगाढ़ता है इसमें। और जब भावनाओं की बात हो ही रही है तो अतिशयोक्ति अलंकार को कैसे भूल सकते हैं? अतिशयोक्ति तो कवियों का बहुत ही पसंदीदा अलंकार रहा है। हाँ, ये तब होता है जब किसी बात का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई। सामान्य तर्क से सोचें तो ये असंभव है। तर्क से तो असंभव है, लेकिन साहित्य में इसे काव्यात्मक सत्य कहा जाता है। कवि यहाँ हनुमान जी की फुर्ती और उस दृष्टि की तीव्रता को दिखाना चाहता है। अतिशयोक्ति दृश्य को बहुत ही विशाल बना देती है। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर एग्जाम में उत्प्रेक्षा अलंकार से सवाल आता है तो ये लाइन याद रखो, जहां तुलना संभावना में हो वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब सीधी तुलना नहीं, बल्कि मानो, जैसे, जानो के सहारे कल्पना। जैसे उसका मुख मानो चांद हो। यहाँ सच में चांद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है। यही है उत्प्रेक्षा। याद रखो, जहां संभावना दिखे वहीं टिक करो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार का ऐसा सवाल जिसमें छात्र सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनो। जब किसी चीज को देखकर उसे गलती से दूसरी चीज समझ लिया जाए, वही होता है भ्रांतिमान अलंकार। मतलब सिर्फ तुलना नहीं, बल्कि सच में भ्रम। जैसे ओस की बूंदों को मोती समझ लिया, यहाँ ओस को सच में मोती समझने की गलती हुई। यही है भ्रांतिमान। एग्जाम ट्रिक याद रखो, जहाँ गलत पहचान हो वहीं टिक करो भ्रांतिमान अलंकार। ये तो हो गई परिभाषाएं और उनके बहुत ही सटीक उदाहरण। अब चर्चा को केवल परिभाषाओं से निकालकर साहित्य के कुछ गहरे सिद्धांतों की ओर ले चलते हैं। ये बहुत जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत ही विशेष तथ्य जानना जरूरी है। हो क्या लोग जानते हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कुंतक थे? आचार्य कुंतक? तो ये वक्रोक्ति सिद्धांत असल में क्या है? वक्रोक्ति का अर्थ है बात को सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर या एक कलात्मक मोड़ देकर कहना। अच्छा, मतलब बात कहने का एक टेढ़ा या रचनात्मक तरीका। हाँ, आचार्य कुंतक का मानना था कि यही घुमाव ही काव्य की असली सुंदरता है। ये काफी गहरी बात है। लेकिन ये सब करने का, अलंकार गढ़ने का असली उद्देश्य क्या है? देखिए, अलंकार का मुख्य उद्देश्य काव्य में रस की अनुभूति को बढ़ाना है। रस यानी भाव या आनंद? बिल्कुल। अलंकार का प्रयोग केवल दिखावे के लिए नहीं होता। ये पाठक के मन में उस रस को, उस भावना को और तीव्र करने का काम करता है। यानी अलंकार वो रास्ता है जो रस तक ले जाता है। एकदम सही। और इसी के साथ अलंकारों के विकास क्रम से जुड़ा एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आता है। कैसा तथ्य? इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपको क्या लगता है, शुरुआत में कितने अलंकार रहे होंगे? मुझे लगता है कुछ 20 या 25 तो रहे ही होंगे। नहीं, प्रारंभ में विद्वानों द्वारा केवल 4 अलंकारों को ही मान्यता प्राप्त थी। सिर्फ 4? ये तो बहुत हैरानी की बात है। नाट्यशास्त्र के समय केवल उपमा, रूपक, दीपक और यमक को ही मुख्य माना जाता था। और आज के समय में? लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीता, भाषा का विकास हुआ, विद्वानों ने लगभग 115 अलंकारों की पहचान कर ली है। 4 से सीधे 115?
ये सच में आश्चर्यजनक है कि भाषा का दायरा कितना विस्तृत हो सकता है। हाँ, इंसान की भावनाएं जटिल होती गईं तो उन्हें व्यक्त करने के लिए नए नए अलंकारों की जरूरत पड़ने लगी। ये मानव मन की रचनात्मकता का बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल है। चलिए चर्चा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो एक त्वरित पुनरावृत्ति यानी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, ये अध्ययन करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि शब्दालंकार पूरी तरह से शब्दों के खेल, ध्वनियों और अक्षरों की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और दूसरी तरफ अर्थालंकार शब्दों के बाहरी रूप पर नहीं, बल्कि उनके अर्थ की गहराई और भावों की विशालता पर निर्भर करता है। तो जो लोग इस विषय का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए आपकी कोई खास टिप्स? हाँ, मेरी टिप यही है कि अलंकारों की पूरी परिभाषाएं रटने से बचें। तो फिर कैसे याद रखें? परिभाषाओं के कीवर्ड्स यानी मुख्य शब्दों को याद रखें, जैसे उपमा के लिए तुलना, रूपक के लिए भेद मिटाना और श्लेष के लिए एक शब्द अनेक अर्थ। ये बहुत ही काम की सलाह। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों की प्रैक्टिस करें और मिलते जुलते अलंकारों के बीच के भ्रम से बचें। जैसे यमक और श्लेष के बीच अक्सर भ्रम हो जाता है। बिल्कुल, उदाहरण ही इस भ्रम को दूर कर सकते हैं। और ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि ये ज्ञान केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। सही कहा। इसका असली महत्व भाषा की शक्ति को पहचानने, साहित्य का आनंद लेने और हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की सुंदरता को समझने के लिए है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप हर अच्छी बात में अलंकार ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस चर्चा का अंत एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करें। ऐसे ही यूपीएसआई के लिए रोज क्विक रिवीजन चाहिए तो अभी फॉलो करो जस्ट एजुकेशन।